Good evening, friends. My name is Dharampal Singh. I am from Bareilly. At present, I am teaching in basic school. I have faced TGT interview two times. First in 2010 and second in 2015. I got final selection in Sri Ganesh Inter College, Kasganj, but I did not join that college because of this college was away from my house. I did not want to leave my home district. Second thing, I have some other family problems. Okay, let's talk about our इंटरव्यू। जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, मैंने मे आई कम इन मैम कहा, क्योंकि इंटरव्यू जो ले रही थी वो मेरठ की जॉइंट डायरेक्टर मिसेस रमेश शर्मा थी। उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया कि इस समय आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा आई एम टीचिंग इन बेसिक स्कूल। तब उन्होंने प्रश्न किया, तब क्यों टीजीटी ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैंने कहा 72,825 का जो कोर्ट में केस पेंडिंग है, इस कारण उसका कोई भरोसा तो है नहीं। तब उन्होंने ओके कहा। फिर एक्सपर्ट्स ने जो प्रश्न पूछे थे वो लगभग 10 या 12 प्रश्न रहे होंगे, जिनका मैंने लगभग अधिकतर प्रश्नों का जवाब दिया और मुझे मेरे इंटरव्यू में 37 मार्क्स मिले थे। अब हम उन कुछ प्रश्नों के बारे में जो पूछे गए थे, जहाँ तक मुझे याद है, उन प्रश्नों के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। हिज फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, व्हाट राइटर हैव यू प्रिपेयर्ड। आई सेड ओनली मिल्टन। जब मैंने ओनली मिल्टन कहा तो उन्होंने कहा इट मीन्स यू हैव नॉट स्टडीड अदर राइटर्स। मैंने कहा सॉरी सर, आई हैव स्टडीड बट आई हैव प्रिपेयर्ड मिल्टन वेल सो दैट आई कैन परफॉर्म वेल इन इंटरव्यू। तब उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था टेल मी एनी पोइम ऑफ मिल्टन। तब हम जानते हैं कि अपने यहाँ इंटर में जो ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस है तो वो मुझे याद करके गया था। तो उन्होंने कहा व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। जब इतना ही बोल पाया तो उन्होंने मुझे रोक दिया। तो मैंने कहा, उन्होंने पूछा हैव यू रीड पैराडाइज लॉस्ट। तो मैं यस सर। वो टेल मी सम लाइन्स। तो मैंने कुछ लाइन सुनाने की। टू रेन इज बर्थ एम्बिशन दो इन हेवन, टू रेन इन हेवन, टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। जब इन्होंने कहा तो उनका नेक्स्ट प्रश्न था हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट अकॉर्डिंग टू यू। जब बात थी अकॉर्डिंग टू यू की, तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू मी इट मस्ट बी सैटर्न। तब उन्होंने पूछा हाउ, टेल समथिंग इन सपोर्ट ऑफ योर थिंकिंग। आई सेड इट वॉज हिज विल पावर, हिज स्टीड फास्ट माइंड। क्योंकि उसने बेल्जेबब के रिप्लाई में जब उसने सैटर्न ने जवाब दिया था तो यही कहा था व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट all is not lost, the unconquerable will, the strategy of revenge, immortal hate and courage, never to submit or yield। जब मैंने इतना बोला तो मैंने कहा सर पैराडाइज लॉस्ट
वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्स। मैं चाहता था कि वो मुझसे ब्लैंक वर्स पर प्रश्न पूछे, मैं उनको अपने प्रश्नों पर मोड़ना चाहता था। वट ही डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट ब्लैंक वर्स। फिर उन्होंने मिल्टन पर यहीं पर रोक दिया। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हुआ वो पूछा था व्हाट इज अलिट्रेशन। तो मैंने कहा रिपीटेशन ऑफ द साउंड इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच रिपीटेशन ऑफ द साउंड वर्ड्स। तो मैंने कहा गिव इट्स एग्जाम्पल। तो मैंने कहा सॉरी सर, जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो लाइट ऑफ एशिया में है लीव लव फॉर लेबर्स लॉस्ट, ये फाइन एग्जाम्पल है अलिट्रेशन का, लेकिन उस समय मुझको याद नहीं आया। तब उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिटैफ। तो आई सेड सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल दिस फिगर ऑफ स्पीच एट दिस मोमेंट, व्हाट इट डजंट मीन, आई डू नॉट नो अबाउट इट। देन ही सेड देन गिव इट्स एग्जाम्पल। तब मैंने जो अपना थॉमस ग्रे की जो लाइन है उनको सुनाया, द प्लो मैन होमवर्ड प्लोट्स हिज बियरी वे। तो उनका लास्ट क्वेश्चन था कि आप ग्रामर की स्पेलिंग को ब्लैक बोर्ड पे लिखिए। तो ब्लैक बोर्ड पे पहले ही GRAMMER लिखी हुई थी, तो मैंने वहाँ पर जाके GRAMMAR लिख दी। तो उन्होंने कहा कि पहली वाली गलत है। मैंने कहा यस सर, द फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। तो इसी तरह उन्होंने बेस्ट ऑफ रखा और हमारा इंटरव्यू जो है समाप्त हुआ, और इसमें मुझको 37 मार्क्स मिले और फाइनल सिलेक्शन भी। अब हम बात करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था कि क्या चीज़ तैयार की जाए, तो यहाँ पर हम स्पेशल रेफरेंस जो है मिल्टन का देंगे, क्योंकि मैंने मिल्टन तैयार किया था। ऐसे ही हम हर एक राइटर के साथ करेंगे। अगर मिल्टन की बात करें तो मिल्टन की लाइफ के बारे में हम टोटल पढ़ेंगे, अबाउट हिज बर्थ, अबाउट हिज डेथ, डेट हमको कंसीडर करनी है, उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछना है। अब ही वॉज एट द लेडी ऑफ क्राइस्ट, उनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट का टाइटल मिला हुआ था, क्यों था इसके बारे में भी हम पढ़ के जाएंगे। उनके मैरिड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। भाई मैरी पॉवेल से 1643 में उन्होंने मैरिज की थी, कैथरीन वुडकॉक से 1656 में, ऐसे ही थर्ड वाइफ जो थी एलिजाबेथ मिल्सल थी। उनके डॉटर्स के बारे में पूछा जा सकता है, वो कब ब्लाइंड हुए, इस 1652 में ब्लाइंड हुए एट द एज ऑफ 44, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। उनकी पोइटिक लाइफ के बारे में पूछा जा सकता है। ये कहा जाता है कि उनकी पोइटिक लाइफ जो थी वो ड्रामा इन 3 एक्ट्स थी। अब उनका जो पहला पीरियड कहलाता है वो 1629 से लेकर के 1640 तक कहलाता है। जिन्होंने पहली जो पोइम लिखी थी वो ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में लिखी थी, और जो सेकंड पोइम थी पोइम ऑफ शेक्सपियर वो 1630 में लिखी थी। इसी तरह उन्होंने एल एलेग्रो एंड इल पेंसर्सो भी लिखा था। तो इनमें पूछ सकता है कि एल एलेग्रो क्या है और इल पेंसर्सो क्या है, इनके मीनिंग क्या है, ये भी पूछ सकता है। भाई एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी और जॉयस मैन, और जबकि इल पेंसर्सो का मतलब होता है अ थॉटफुल मैन। कॉमस भी उनका एक मास्क था, तो ये भी पूछ सकता है कि मास्क क्या होता है, यानी लिटरेरी टर्म्स के बारे में भी वो पूछ सकता है। लेसिडास उनकी जो पास्टोरल एलिजी है उसके बारे में पूछा जा सकता है। अब जो सेकंड पीरियड था इसमें उन्होंने कोई भी पोइम नहीं लिखी, तो ये इनका प्रोज पीरियड कहलाता है। तो इस पीरियड में क्या है कि उन्होंने एरोपेगिटा और दूसरे प्रोज के बारे में जो उनके पंपलेट्स थे उनके बारे में लिखा था। तो एरोपेगिटा के बारे में भी पूछ सकता है जो 1644 में लिखी गई थी। तो ये
प्रेस की फ्रीडम के ऊपर थी, और उनका जो लास्ट पीरियड है 1662 उनकी डेथ टाइम तक 1674 तक, तो उसमें पैराडाइज लॉस्ट जो कि 1665 में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1667 में। उनकी जो पैराडाइज रिगेंड थी वो उन्होंने 1671 में लिखी थी। और सैमसन एगोनिस्ट जो उनका क्लोजर ड्रामा है, पोइट्रिक ड्रामा बोलते हैं, जिसको उन्होंने 1671 में लिखा था। तो इस प्रकार उन्होंने इसके बारे में, अपनी पोइट्रिक लाइफ के बारे में हम पढ़ के जाएंगे। अब दूसरे जो प्रश्न बनते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न जो है, मिल्टन की ग्रैंड स्टाइल के बारे में पूछा जाता है। व्हाट इज मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल? तो मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट में यूज की है वो उनकी फॉर्मल डिक्शन है, जिसमें उन्होंने एपिक सिमिली का यूज किया है, एल्यूजन का यूज किया है, ब्लैंक वर्स का यूज किया है, और उन्होंने जो मैक्सिमम जो वर्ड लिखे हैं वो लैटिन वर्ड है, यानी कि इनकी स्टाइल जो है वो ग्रैंड स्टाइल है। तो फिर यहीं पर प्रश्न पूछेगा कि एपिक सिमिली क्या है? तो एपिक सिमिली जानते हो कि सिमिली क्या होती है? सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट which has at least one point in common, and the comparison word such like as so are used. अब एपिक सिमिली क्या है? एपिक सिमिली जैसे हम कहें कि एपिक सिमिली में जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग किया जाता है ताकि वो पहले सब्जेक्ट के बराबर पहुंच जाए। एग्जाम्पल देखिए, मर्सी ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। मर्सी और हेवन की तुलना की गई है, तो मर्सी प्राइमरी सब्जेक्ट है और जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं हेवन, जेंटल रेन, तो जेंटल रेन जो है वो सेकेंडरी सब्जेक्ट है। तो एपिक सिमिली में क्या होता है, जो सेकेंडरी सब्जेक्ट, सपोज दैट जेंटल रेन, उसको बढ़ा चढ़ाकर डिस्क्राइब किया जाता है। जब पैराडाइज लॉस्ट में जब एंजल्स और सैटन और उसके साथ जो लोग गिरे थे, जब उनको हेल में फेंका गया था, तो उनकी तुलना मधुमक्खियों से की गई थी, बीज। तो उन्होंने, मिल्टन ने उसको डिस्क्राइब किया है, उनको जो कंपैरिजन किया है मधुमक्खी से, तो एज बीज। फिर उन्होंने बीज को यानी कि मधुमक्खियों को डिस्क्राइब किया है इन स्प्रिंग टाइम व्हेन सन वाज टर्न राइट। तो इन पे और सारी लाइनें जो हैं उस जो बीज हैं उनको ही डिस्क्राइब किया है, तो इसको एपिक सिमिली बोलते हैं। और मिल्टन के फिर भी जानते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी, तो उन्होंने ब्लैंक वर्स पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि मिल्टन का ब्लैंक वर्स दूसरे ब्लैंक वर्स से अलग था। पहले हम ब्लैंक वर्स को समझ लेते हैं कि ब्लैंक वर्स आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई लाइन होती है जिसमें राइम नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, बीच में एक पॉज होता है जिसके कारण एक लाइन अपने आप में एक यूनिट बन जाती है। अपने आप में एक यूनिट बन जाने के कारण उसका एक वही मीनिंग पूरा हो जाता है। लेकिन मिल्टन की जो ब्लैंक वर्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। मिल्टन के ब्लैंक वर्स में क्या होता है कि जो इनकी लाइनें होती हैं वो रन ऑन लाइन्स होती हैं, जिसमें होता है जो मीनिंग लाइन का है फ्लोज इन द सक्सीडिंग लाइन, नहीं अगले वाली लाइन्स में उसका मीनिंग फ्लो हो जाता है, लेकिन उस लाइन में वो कंप्लीट नहीं होता, उसका मीनिंग फ्लो अगले लाइन में हो जाता है। तो ये मिल्टन के ब्लैंक वर्स की एक क्वालिटी है। इसके बाद जो प्रश्न पूछेगा मिल्टन के एज के बारे में, कि मिल्टन की एज में पॉलिटिकल, सोशल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ क्या थी।
हम जानते हैं कि मिल्टन की एज में ड्रामा नहीं लिखे गए थे, जबकि उनकी प्रीवियस एज जो कि एलिजाबेथन एज थी, शेक्सपियर की एज थी, जहाँ बहुत सारी मात्रा में ड्रामा लिखे गए थे। तो इनके कारण के बारे में पूछेगा कि मिल्टन की एज में ड्रामा क्यों नहीं लिखे गए, उनके कारण के बारे में बताएं। तो हम जानते हैं कि मिल्टन की एज में ड्रामा पर 1642 में जो है थिएटर पे बैन लगा दिया गया था, जो 1660 में हटा था। तो इस कारण जब देयर वर नो थिएटर, सो देयर वर नो ड्रामा। जो भी ड्रामा लिखे गए थे वो क्लोजेट ड्रामा थे, जैसे कि सैमसन एगोनिस्ट है। ये बहुत सारे कारण हैं। तो कहने का मतलब है इनके इस एज की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, लिटरेरी मूवमेंट के बारे में, इन सब के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद जो प्रश्न मैक्सिमम पूछे जाते हैं वो है लिटरेरी टर्म्स से। अब हम लिटरेरी टर्म्स में कौन कौन सी स्पेशल टर्म्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहली बात, हम फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छी तरह तैयार करके जाएंगे। ड्रामेटिक टर्म्स हैं जैसे एसाइड, कैथारसिस। कैथारसिस बहुत पूछा जाता है। कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस मीन प्यूरिफिकेशन और परगेशन, शुद्धिकरण ऑफ इमोशंस, यानी कि भावनाओं का शुद्धिकरण होता है कैथारसिस। कैसे? हम चाहे कोई ड्रामा देखें या सपोज कोई मूवी देखें, तो जिसमें हीरो का एक ट्रेजिक एंड होता है, तो हमारे मन में, हमारी उसमें उसके प्रति फियर और पिटी की भावना उत्पन्न होती है। तो उसकी स्थिति को देखकर हम ये जान जाते हैं कि काश हमारे साथ ऐसा ना हो। तो हमारे मन में शुद्धिकरण आ जाता है कि जो गलतियां उस हीरो ने की थी वो हम ना करें। तो किसी भी सीन को देखकर जो हमारे मन में प्यूरिफिकेशन की इमोशंस उत्पन्न होती है वो कैथारसिस कहा जाती हैं। तो कैथारसिस की आप डेफिनेशन अच्छी तरह याद करके जाएंगे। दूसरा कॉमिक रिलीफ है। कॉमिक रिलीफ के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कर्टेन रेजर है, एलिजी, सॉलिलॉक्वी के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या होता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिलॉक्वी एंड मोनोलॉग, इनके बारे में अंतर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो है हैमर्सिया। हैमर्सिया क्या होती है? एक ट्रेजिक फिला होता है हीरो का। हीरो का जो डाउनफॉल होता है एक ट्रेजेडी में, तो वो उसकी कुछ कमियों के कारण, उसके गलत डिसीजंस के कारण होता है। जैसे हम मैकबेथ में लें, मैकबेथ में उसकी जो एम्बिशन होती है उसके कारण उसका ट्रेजिक फिला होता है। हैमलेट में उसका ट्रेजिक फिला डिले इन एक्शन होता है। तो जो ट्रेजिक फिला उसको उसके ट्रेजिक एंड तक ले जाता है, तो जो ट्रेजिक फिला ट्रेजिक एंड तक ले जाता है उसको हम बोलते हैं हैमर्सिया। तो हम हैमर्सिया को भी पढ़कर जाएंगे। पोइटिक टर्म्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो कुल मिला के लिटरेरी टर्म्स पर हम बहुत अच्छी तरह तैयारी करके जाएंगे ताकि हम इंटरव्यू में बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। ये तो रहा मिल्टन की बात। अब हम दूसरे राइटर्स को भी लें तो नेचुरल है कि उनकी हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, उनके एज के बारे में पढ़ेंगे, उनका लिटरेरी फील्ड में क्या परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम वर्ड्सवर्थ को ले लें तो वर्ड्सवर्थ नेचर पोइट हैं। तो नेचर ने उनको कैसे प्रभावित किया उसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी सुपरनेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका कंपैरिजन पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
the nature of Wordsworth and the nature of Tennyson. What is the difference between the nature of Wordsworth and the nature of पीबी शैली? तो ये सब हमारे नेचर पर लिखने वाले पोइट हैं, तो इनके बारे में हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, यानी इनकी तैयारी के बारे में करके जाएंगे, क्योंकि इन पर ही प्रश्न पूछता है। उनकी पोइम्स जो तुमको बहुत ज़्यादा पसंद है, इस बारे में प्रश्न पूछेगा। यही राइटर तुमने क्यों चूज किया, इसके बारे में प्रश्न बनते हैं। फ्रेंड्स, आज इतना ही। बेसिकली मैं जो यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ वो ग्रामर के वीडियो हैं। मैंने देखा कि हमारे कुछ मित्र जो हैं टीजीटी के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने इंटरव्यू के जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर करूं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।